कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से इस रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण है बिहार की धरती के लिए भी, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहां से रोड शो करता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भी समझते हैं और लोगों की जो जरूरत है उसका भी ध्यान रखते हैं और साफ तौर पर जो विकास की बयार हमने देखने को मिली, जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उससे कितना विकास बिहार का होता हुआ नजर आया है, ये साफ तौर पर तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। और आप इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि लोग कैसे सड़कों पर तो हैं ही, साथ ही साथ अपने घरों की छतों पर भी खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में हैं और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ से पटना साहिब से जो प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी रोड शो करते हैं हमने देखा है कि जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसे में बिहार की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती है और हमने 2019 के चुनाव में भी देखा जो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी ही आगे निकलकर सामने आई थी। और अब की बार भी ये देखने को मिल सकता है जब 4 जून को नतीजे आएंगे कि अब की बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा चुनाव के लिहाज से, यहाँ के लोगों के लिहाज से। और बिहार की जनता जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो अपने विकास की जो कहानी और जो गाथा लिखने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत कुछ सिद्ध करता है। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, साफ तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया गया और ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़े संकेत दे रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पटना एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचा और राजभवन के बाद वो सीधे डाक बंगला चौराहा होते हुए भट्टाचार्य मोड़ पर पहुंचे। और यहाँ जो मैं दृश्य देख पा रहा हूँ गौरव, ये एक अद्भुत विहंगम मनोरम दृश्य है कि प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ रविशंकर प्रसाद मौजूद है। पर ये रोड शो की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रोड शो को लेकर क्या हलचल नजर आ रही है और साफ तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा था गौरव की जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ी है। आप दृश्यों में देखिए कि माथे पर साफा बांधी हुई है, उनका गेटअप बिल्कुल जो है वो बदला हुआ है और उनका कहना है कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में बढ़ा है, उसकी कहीं ना कहीं हम उसको थैंक्स करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये तमाम महिलाएं पटना की सड़कों पर चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे। और उसके बाद मीडिया का काफिला है और आप ये देखिए नजारा, पीएम मोदी किस तरीके से सड़क के दोनों किनारे जो लोग खड़े हैं, छतों के ऊपर खड़े हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और जगह जगह पर कटआउट बनाए गए हैं, जगह जगह पर जो नजारे दिखाए जा रहे हैं। अद्भुत मनोरम दृश्य हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में पहली बार रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं और कल रविशंकर प्रसाद का जब मैंने इंटरव्यू किया था गौरव, तो उन्होंने कहा कि देश के नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में रोड शो करने के लिए आए हैं। इससे पहले उनका कभी भी रोड शो बिहार में नहीं हुआ था या किसी भी प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह जो रोड शो और सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, और ये देखिए कि हमारी ठीक दाहिनी तरफ जो प्रधानमंत्री का काफिला है उससे हम कह सकते हैं कि बाईं तरफ ये जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में के मंदिर में जब शाम के समय आरती की जाती है, उस आरती की भव्य छटा देखने को मिल रही है। और तमाम जो धार्मिक आस्था में, अनुष्ठान में आस्था रखने वाले लोग हैं वो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर आरती कर रहे हैं और आरती के दौरान कहीं न कहीं बड़े बड़े दीपों की जो लड़ियां हैं, जो मालाएं हैं, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री अभिभूत है, उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हाथ जोड़कर जो लोग की तर्ज पर जो लोग
उसको खिचड़ियां लेकर आरती कर रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री ने झुककर अभिवादन किया, उनका नमन किया और यह दिखाता है कि किस शालीनता और किस व्यवहारिकता के साथ प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और यह पहला मौका है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर ठीक है, रोड शो किया है। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ सहयोगी हमारे विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा कि रोड शो चाहे जहां भी हो देश भर में, जन सैलाब एक उमड़ कर सामने आता है, लोग फूल बरसाते हैं, प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। कुछ तस्वीरें जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं, पटना भी यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी जोर शोर से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत नजारा और ये अद्भुत जो दृश्य आप देख रहे हैं, जैसे राजेश अभी कह रहे थे कि ये बिहार से एक इतिहास बन रहा है। इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये देखिए कि देश के पहला प्रधानमंत्री आज अगर पटना से इस बड़े एक रोड शो के आयोजन में शामिल है, साथ में वहाँ के सीएम नीतीश कुमार है, कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद है, बाकी जो बीजेपी के वहाँ लीडर है। लेकिन ये अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार का जिस तरह से आप ये देखिए कि पटना और पाटलिपुत्र दो एक कंस्टिट्यूंसी है वहाँ राजधानी के पास में, ये पूरे देश के लिए जो मैसेज उसका तो ये बहुत अलग है, लेकिन बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये संदेश है कि बिहार जो मुख्य धारा पे जो शिकायत रहती है कि बिहार अभी तक पिछड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री का यह रोड शो और इसके बाद कल से जो 3 रैलियां प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस इलेक्शन में ये 4th फेज तक आते आते अब इलेक्शन के मैदान में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नई धार देने जा रहे हैं। और वो नए धार जो है, उस धार को अगर आप ये इस तरह से हम समझे कि आज बंगाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी 4 रैलियां करके पटना वो लौटे हैं और इस लौटने के साथ प्रधानमंत्री का यह रोड शो है। हम अंदाजा कर सकते हैं कि 42-45 डिग्री टेम्परेचर में देश का प्रधानमंत्री एक बंगाल के एक सूबे में 4 बड़ी रैलियां करके पटना आता है और इतने बड़े रोड शो के आयोजन में शामिल होता है, तो उसका एनर्जी लेवल क्या है। और जब हम उस एनर्जी के लेवल के साथ में बात करते हैं तो उसमें ये भी देखने की जरूरत होती है कि वो कमिटमेंट लेवल क्या है। और उस कमिटमेंट लेवल की बात जब आप देखते हैं, तब जब इस रोड शो के दोनों बगल खड़े हुए लोगों की उत्सुकता, लोगों की ये भीड़, लोगों की ये ललक, तब हमें पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कमिटमेंट, प्राइम मिनिस्टर की ये एनर्जी लेवल, ये सारा कुछ सब कुछ इसी लोगों के विश्वास में है, सब कुछ इसी लोगों के भरोसे में है जो घरों के बालकनी में हो या जहां भी, जो देखिए ये छोटी छोटी सड़कें हैं जहां से ये सड़क ये काफिला गुजर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो सड़कें छोटी है क्योंकि पुराना पटना का वो इलाका है और ठसाठस भरी हुई दोनों सड़कों के बीच से प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला निकल रहा है। तो आप यकीन कीजिए कि जो राजनीतिक दशा दिशा की जो चर्चा टीवी पे जो भी होती रही हो, पटना के मन में, बिहार के मन में क्या है, ये रोड शो बता रहा है। और रोड शो में ये आकुलता लोगों की और जो लोगों की ललक बता रही है कि देश के लिए लोग चुनाव चुनते हैं, राज्य के जो वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं वो किसी भी रूप में, कोई भी जाति कॉम्बिनेशन है वो देश के कॉम्बिनेशन के सामने में पीछे छूट जाता है। और वो जब नरेंद्र मोदी सामने में होता है तो लोगों के सामने में सिर्फ देश होता है। और ये इस भीड़ से, इस लोगों की ललक से इस रोड शो में बिहार से, पटना से ये साफ मैसेज है। बिल्कुल। विनोद जी, 2019 में हमने देखा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरती हुई नजर आई थी और साफ तौर पर 17 सीटों पर काबिज हुई थी। अब की बार के जो आंकड़े हैं, क्योंकि जेडीयू भी साथ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब की बार बड़ी बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बढ़ता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली, अगर आप ये देखिए कि सबसे पहले जो मैंने बताया कि पटना में आप जो जमीनी सच्चाई है उसको समझना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक ये तीसरे फेज के पूरा होने और चौथे फेज के कल इलेक्शन से पहले तक 82 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने किया है देश के अलग अलग कोने में। और बिहार से लेकर बंगाल तक और दक्षिण के राज्यों में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब आप रैलियां देखते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं, तब हमें इस बात को यकीन करना पड़ता है गौरव
कि जो भी आप वहाँ स्थानीय मुद्दों को लेके या स्थानीय बहस में जो भी कास्ट कम्बिनेशन देते होंगे, राष्ट्र का मुद्दा, देश का मुद्दा अभी भी जानमानस में है। तो जब आप उमेश की बात कर रहे थे कि आप 2019 में भी देखिए, यही कम्बिनेशन था, यही सारे मुद्दे लोकल लोगों के सामने में दिया गया था अलग अलग नैरेटिव्स में, लेकिन मुद्दा वही चला जो देश प्रथम, मुद्दा वही चला, मोदी का कोई विकल्प नहीं। मुद्दा इस बार भी 2024 में वही है कि मुद्दा सिर्फ मोदी और मोदी विरोध का है, तो सामने में लोगों के सामने में मोदी दिखता है। जो ये रोड शो में आप ये अभिवादन करते हुए, जो लोगों के मोबाइल से एक एक पल की तस्वीर उतारते हुए, लोगों की भीड़, लोगों की ललक देखते हुए ये बताते हैं, जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि राजनीति में क्रांति की शुरुआत पटना से होती है। तो राजनीति में जो देश का ये आप मिजाज देखते हैं, उसकी शुरुआत ये पटना का ये रोड शो आप दिखा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हमने देखा कि बिहार में आप जगह जगह पर गए और तमाम क्षेत्रों को आपने कवर भी किया, तो ऐसे में तमाम क्षेत्रों की, अच्छा राजेश के पास हम जाएंगे, लेकिन ना विनोद जी आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे हम बिहार की राजनीति को जब समझने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आता है, तमाम समीकरण भी यहाँ पर बनते बिगड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब की बार जो इंडी गठबंधन है वो आगे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो साफ तौर पर एनडीए गठबंधन है वो ज़्यादा मजबूती के साथ आगे आ रहा है, क्योंकि जेडीयू भी साथ में है और अब की बार जो सीटें हैं वो और ज़्यादा आने की संभावना भी बनती जा रही है। विनोद जी, सबसे बड़ी बात है कि लेकिन जो बीजेपी और खासकर का जो अभियान और खासकर के नरेंद्र मोदी का जो अपना कैंपेनिंग स्टाइल है, वो उन सारे नैरेटिव्स को कैसे एक तरीके से बुलडोज करते हुए दिखते हैं। इसका ये सीधे सीधे मतलब है कि आप कम से कम जो नैरेटिव अभी तक जो भी दिया रहा था, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 5 गारंटी की बात की है, तो आप उस चीज पे गौर कीजिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये पूरा इलेक्शन 2024 गारंटी वर्सेस गारंटी हो रही है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी आज पश्चिम बंगाल में 5 गारंटी की बात करते हैं, और वो जब वो बताते हैं कि धार्मिक आधार पे कोई आरक्षण नहीं होगा, जब वो बताते हैं कि एसटी ओबीसी के एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में कोई भी कोई इसको छू नहीं सकता, इसमें कोई इसको छेद नहीं सकता, कोई जब ये बताते हैं कि कोई भी काम और धारा 370 के का जो फैसला है उसको नहीं सकता, जब वो बताते हैं अपनी गारंटी में कि सीए का कानून कोई नहीं उसको बदल सकता, तो इतने जो गारंटी है उस गारंटी के बाद जब लोग देखता है तो लोगों को लगता है ये मोदी है जो आजमाया हुआ है। उसको लगता है कि मोदी ने जो ये काम अपना जो भी चीजें आज तक किया है वो पूरा करके दिखाया है, और उसके कंपैरिजन में जब आप कितने सारे गारंटी 5 न्याय 25 गारंटी खटाखट इकोनॉमी वाली गारंटी कि आप सीधे सीधे किसी के अकाउंट में 1 लाख डाल देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये सारे गारंटी इसलिए ध्वस्त हो जाती है कि आपने अगर कभी नहीं ऐसा करके दिखाया है तो आज आप कर लेंगे, इसमें जनता यकीन नहीं करेगी। मोदी ने जो कहा है आर्टिकल 370 हटाने के लिए कहा तो करके दिखाया, राम मंदिर निर्माण की बात कही करके दिखाया, सीएए का कानून की बात कही तो करके दिखाया, जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया है। तो ये सारे लोग अभी तक जो संविधान और आरक्षण ये सारी चीजें जब बात कर रहे थे तो उसको पीएम ने एक तरह से इन्हें कम से कम विपक्ष के इंडिया गठबंधन के इस सारे नैरेटिव को एक्सपोज किया है कि हम आरक्षण को किसी को छूने नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म के आधार पर इस आरक्षण को कभी ये मंसूबा पूरे नहीं होने देंगे। तो ये सारी बात इन सारे नैरेटिव्स को एक बड़ा मैसेज देता है काउंटर में, जब पीएम मोदी की इस रैली को आप देखते हैं और जब इस रैली में लोगों की ललक देखते हैं, देखिए हजारों हजार लोगों की हाथें उठी हुई है, हर के हाथों में वो मोबाइल फोन से एक एक लम्हे को कैच करते हुए, देखिए ये रोड का काफिला बहुत धीरे धीरे से गुजर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत वहाँ पे छोटी सड़कें हैं, पतली सड़कें हैं, ये पुराना शहर है, बिजनेस का कारोबारी वो इलाका है,
और उस बीच में लोगों को कम से कम मैं कह रहा हूं कि घंटों इंतजार करना पड़ा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक झलक पाने के लिए। और मोदी के लगभग हर लोगों को एक तरह से अभिवादन करते हुए, उनसे रूबरू करते हुए आगे बढ़ता हुआ ये काफिला। तो ये जो अपार भीड़, अपार स्नेह है, ये लोगों की जो ये ललक है, और प्रधानमंत्री के पटना में ये पहला रोड शो है, ये एक इतिहास बनाने वाला होगा। ऐसा गौरव जरूर ऐसा दिखेगा। बिल्कुल, और ये इतिहास ही है जो आज साफ तौर पर बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो नहीं किया है। तो इस बात की भी, अगर हम इस बात को भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है पटना वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए। हमारे साथ राजेश राज भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अब आपका ही रुख कर रहा हूं। और राजेश, साफ तौर पर आपने बिहार में तमाम क्षेत्रों को कवर किया, वहां पर गए और जमीनी हकीकत क्या कहती है ये भी टटोलने की कोशिश की। अब की बार का सियासी गणित क्या कहता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चौथे चरण का मतदान जो है गौरव कल होना है। और हमने देखा कि 3 चरणों में जिस तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग किया, हालांकि गर्मी और भारी तपिश जो थी, लू का जो है तपिश, वो देखने को मिली, जिसकी वजह से शुरुआती 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। लेकिन तीसरे चरण के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि बिहार में मतदाताओं का जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद जो आगमन के नजारा पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं न कहीं जो उमंग, उत्साह और जोश मतदाताओं का ठंडा पड़ा हुआ था, वो पीएम मोदी के आगमन के बाद वह उत्साह जो है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा देखा जा सकता है। सड़क के दोनों किनारे लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। हाथों में गुलाबों की पंखुड़ियां हैं, फूलों के लड़ियां हैं, और कहीं पर अयोध्या के राम मंदिर की झांकी दिखाई पड़ती है, तो कहीं पर मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग की बानगी दिखाई पड़ती है। कहीं पर कलाकार जो है माथे पर साफा बांधकर धागे से प्रधानमंत्री मोदी के चित्रों को उकेरते हैं। और जो यहाँ की महिलाएं हैं, आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो महिलाएं माथे पर पाग बांधकर, साफा बांधकर प्रधानमंत्री मोदी को थैंक्स कर रही हैं कि आपने महिला आरक्षण विधेयक जो है, नारी शक्ति बंधन विधेयक के रूप में महिलाओं को जो सशक्त करने का काम किया है, इसके लिए बिहार की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में उनकी गाड़ी के ठीक आगे नजर आ रही हैं, और वो आगे चलकर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रही हैं। बिहार की सियासत की बात करें अगर गौरव, तो कहीं ना कहीं पूरी सियासत जो है यहाँ पर जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द घूमती रही है। और हम कह सकते हैं 2015 विधानसभा चुनाव के वक्त भी इसे उसके इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों दलितों की हिमायत करने की जब बात करते हैं, जब बताते हैं लोगों को कि केंद्र में 26 मंत्री ओबीसी बनाए गए और आरक्षण, बिल्कुल राजेश, साफ तौर पर ये अब की बार नजर भी आएगा, क्योंकि जब लगातार हम देख रहे हैं कि 7 चरणों में जो चुनाव हैं उसमें से चौथे चरण का चुनाव जो है वो कल है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार की जनता के लिए भी, और जो वादे यहाँ पर किए गए हैं उसके लिए भी। विनोद जी, लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि बिहार की जनता जो है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में बिहार की जनता भी बढ़ चढ़कर उनका अभिवादन और सत्कार करने के लिए, जोरदार स्वागत करने के लिए किस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा रोड शो है ये, तो वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे में विकास की जो बयार लगातार हम देख रहे हैं जो केंद्र सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो बिहार में और तेज गति से आती हुई नजर आएगी, तो कितनी बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी? देखिए गौरव, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि पटना में पीएम का एक रोड शो का कुछ न कुछ तो मतलब जरूर होगा। और जब हम इस बात को देखते हैं कि पीएम का जिस रोड शो का मतलब क्या है, और जब पहली बार जब ये कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं, तो इसके मतलब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से इस रोड शो में इलेक्शन के समय में करने का एक सीधा मैसेज ये भी है कि बिहार के पिछड़ेपन को लेके, बिहार के आर्थिक विकास को लेके, बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, ये सारी जो इतनी शिकायतें रही है,
शायद प्रधानमंत्री मोदी आज इस रोड शो के जरिए एक तरह से वो कमिटमेंट देते हुए इसको एक तरह से पूरा करते हुए जा रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से पटना के पूरे शहर के पुराने पटना से नए पटना तक के जो 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हमने उसके चीजों को देखा है और पटना बदलेगा, बिहार बदलेगा, और बिहार बदलेगा तो देश में एक नए बदलाव, एक आर्थिक बदलाव का भी एक मैसेज बनेगा, एक समृद्ध भारत की बात भी जब बात बनेगी तो वो सारी चीजों का मैसेज पटना में इन लोगों के सामने में प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से आप समझिए कि इसका संदेश ये भी है। दूसरी बात, जब वो पॉलिटिकल बात आप कह रहे थे कि जिसमें राजनीति की और सियासत की बात इस रोड शो के जरिए हम देख रहे थे, तो हम बात राजेश की बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें एक समझने की जरूरत है कि पिछले 30-40 साल से आरजेडी का पूरे की तरह से एक समाजवादी जो वहाँ एक धारा है, उसका प्रभाव सिर्फ यही रहा है कि एक तबका जो मुस्लिम है उसको एक तरह से एक भ्रम डालना, उसको एक तरह से उत्पीड़न और उस तरह से एक विक्टिम का बना के एक तरह पॉलिटिकल एक गेमिंग हुई है, पोलराइजेशन की बात हुई है। यही पूरा पॉलिटिक्स अभी भी आरजेडी का है कि बीजेपी आ जाएगा, मोदी आ जाएंगे, ये सारी चीजें उनको ये बताया जाता है और यही नैरेटिव जो है ये पूरे देश में एक तरह से एक विक्टिम कार्ड एक तरह दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों के साथ में कुछ भेदभाव हुआ है, मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो आज मैं देख रहा था कि जब पीएम मोदी अभी एक इंटरव्यू में, टेलीविजन के इंटरव्यू में इस चीज बता रहे थे और गौरव हम लोग अपने प्रोग्राम में इसकी चर्चा भी करते रहे हैं कि उसमें देखिए कि जो रिपोर्ट आई है 167 देशों की एक रिपोर्ट आई है बहुसंख्यक आबादी को लेके और उसमें दिखाया गया है जब भारत का, तो दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें बहुसंख्यक आबादी घटी है और अल्पसंख्यक आबादी बढ़ी है और खास करके मुसलमानों का। तो पिछले 50 सालों में अगर लगातार इस स्थिति आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक की आबादी 43% बढ़ी है, तो कैसे कोई दुनिया इस बात को यकीन कर ले कि जिस आबादी के साथ में कभी उत्पीड़न हुआ हो, जिस आबादी के साथ में दोयम दर्जे की सलूक किया गया हो, जिस आबादी के साथ में किसी तरह के भेदभाव हुए होंगे, वो आबादी कैसे इतना 43% का ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है और कैसे एक बहुसंख्यक आबादी जो है वो 8% का डिक्रीज किया है। तो यही बात पीएम मोदी कह रहे थे कि ये जो भ्रम राजनीति में डाला गया है, ये जब भ्रम आप राजनीति में एक तरह से प्ले करते हैं और एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तब जाके इस राजनीति में एक बेईमानी साबित होती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था, तो इस पटना में और पटना के शहर हो या गांव और देहात हो, अगर वहाँ शौचालय भी है 12 करोड़ शौचालय में, तो उसमें उतना ही हिस्सा और दूसरे वर्ग का, कम्युनिटी का है। जो अगर नल से जल का पानी मिला है तो वो भी सारे लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मिला हो तो उसका लाभ भी सबको मिला है। आवास योजना की बात हो वो भी सबको मिला है। जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, तो वो भी सबको मिला है। अगर ये सारे सबको मिले हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं हुए हैं, तो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव से आप राजनीति को कितने दूर ले जा सकते हैं, कितने वोट पा सकते हैं, ये भी एक टेस्ट इस 2024 के चुनाव में देखा है कि वो सब कुछ आप जब एक स्लोगन बना के, एक राजनीतिक भ्रम फैला के, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो मुस्लिम के बारे में आपका एक निगेटिव नैरेटिव का हो, वो सब कुछ जब आप देते रहे हैं और ग्राउंड पे जब लोगों ने देखा है कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो आप इस तरह के फेक नैरेटिव का जवाब ये रोड शो है और लोगों की ये भीड़ है, जब आप उसमें देखते हैं कि हजारों हजार के ये भीड़ का, ये कारवा के साथ में चलते हुए जो भीड़ आप देखते हैं, तो कहता है कि इस तरह के जो भी नैरेटिव है उसका कोई असर नहीं है। लोगों को पक्का यकीन है और मोदी के बातों में यकीन है, तो उसका सबूत देते हुए रोड सड़क के दोनों किनारे आप ये काफिला देखते के साथ गुजरते हुए लोगों की ये भीड़ देखते हैं। गौरव, विनोद जी, लोकसभा चुनाव को जिस तरह से हम देख रहे हैं और लगातार जो चरण है वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में यूपी, महाराष्ट्र के बाद बिहार बहुत बड़ी साख रखता है, 40 सीटें यहाँ पर हैं और ऐसे में हमने देखा है कि बीते 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो गरीबों को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत करने के लिए किया गया है। तो ऐसे में बिहार की जनता के लिए क्या ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होगा 2024 के चुनाव में? गौरव, आपने मुझे बहुत शानदार सवाल दिया है जिसकी चर्चा हम लोग शायद अभी तक नहीं कर पा रहे थे जी। कि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से इसकी अभियान शुरू की थी नीति आयोग का,
जी। और नीति आयोग के साथ मिलके वहां एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक अभियान शुरू किया गया था। वो इम्पोर्टेंट ये है कि देश के 120 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अति पिछड़े डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये जाने गए, जिसमें बिहार के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार के मैक्सिमम ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित हुए थे। और उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप देखें कि वहाँ जो मिनिमम आय का जो है वो भी सबसे लोएस्ट, वहाँ जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड था, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी वो सबसे लोएस्ट था। और गौरव, आपको जान के खुशी होगी कि वो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कैंपेन नीति आयोग की तरफ से शुरू हुआ था, उसमें स्टेट कोई भी हो, वहाँ पे सरकारें कोई भी हो, लेकिन वो सीधा केंद्र की तरफ से वो सारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के थे उसको एक तरह से अडॉप्ट किया गया था। और सरकार की, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने फ्लैगशिप स्कीम थे उस सारे स्कीम को ले जाके वहां वो इंश्योर किया गया था कि 100 के 100% वहां इंश्योर होगी। तो आप पटना के आसपास के जितने गांव देख रहे हैं वो जितने गांव बहुत पिछड़े गांव थे और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे। पटना के बिहार के साथ में आप मधुबनी को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, ये सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे। और वहां उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली इंश्योर हुई कि वहां घर घर बिजली जो है वो मुफ्त बिजली पहुंचाई गई, लाइन उसका कनेक्शन दिया गया, वहां सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन दिया गया, वहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का उसमें स्वीकृति मिली, वहां सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बटे। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रधानमंत्री मोदी का उसने 2019 में लोगों के सामने में पहुंचा तो बीजेपी एनडीए को 39 सीटें मिली थी। ये याद रखने की जरूरत है जी। ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन से नहीं मिला था, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में का वो अभियान से पीएम मोदी ने करके दिखाया था, जो बिहार में सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला था और बेनिफिशियरी हुए थे। और उसका नतीजा आपने 2019 में देखा था कि 39 सीटें मिली थी। वो सिलसिला जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का वो आज भी जारी है। और अगर उस सब डिस्ट्रिक्ट में जो एक विकास के रूप में वो आगे बढ़े हैं तो पीएम मोदी कहते हैं कि ये एस्पिरेशनल इंडिया है, आकांक्षी भारत जब आप कहते हैं तो लोगों को ये उम्मीद लगती है कि ये जितना विकास के बाद जब पीएम मोदी कहते हैं कि 25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाल आया है तो वो क्रेडिट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जाता है। और जब वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रभाव से आज लोग एक तरह से मुख्यधारा में लौटे हैं तो ये आप ये देखिए कि रोड शो का नजारा देखिए, वो सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के और वो महत्वाकांक्षी भारत के वो लोग हैं जिनको ये लगता है, यकीन लगता है कि जो विकसित भारत के संकल्प मोदी कहते हैं वो कागजी नहीं है, वो जमीन पे उतरा है और सब लोगों का ये भरोसा जगता है। गौरव, बिल्कुल। और विनोद जी इस पर भी नजर डालें तो अब हम थोड़ा सा विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि इंडी गठबंधन यहाँ पर बहुत कुछ खेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब की बार क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? तमाम उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके लिए वो जनता के बीच जा पाए, क्योंकि 2019 में हमने देखा सिर्फ कांग्रेस एक सीट लेकर आई थी, बाकी आरजेडी वगैरह कहीं नजर नहीं आई। तो अब की बार क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन जो कि साथ मिलकर आगे आ रहा है तो अब की बार क्या उनके लिए कोई यहाँ पर फैक्टर साबित हो सकता है, या अब की बार जो साफ तौर पर जनता जो विकास की बयार देख रही है उसी आधार पर वोट करेगी? बहुत बढ़िया गौरव, आपने जो सवाल किया है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने में है जी कि यही बिहार है जो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की सबसे पहला नींव इसी बिहार से पाटलिपुत्र से हुआ था। बिल्कुल। और यही नीतीश कुमार है जो इसके पूरे तरह से एक तरह से संयोजक उसके थे। और नीतीश कुमार के खेत का वो क्रेडिट गया था कि वो एक तरह से 27-28 दलों को बिहार में और पटना में बुला के विपक्ष की एक नई धुरी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उस राजनीति का क्या हुआ ये आप देख लीजिए कि 1.5 साल होते होते नीतीश कुमार जैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उसी रोड शो में उसी भव्य का जिनके रथ में सवार होकर नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार को एहसास था कि विकास की धारा के साथ में अगर जाना है तो मोदी के साथ ही आप जा पाएंगे। आज अगर आप नीतीश कुमार को देखिए कि तमाम रैलियों में वो पूछ रहे हैं कि उनको तेजस्वी के साथ में जाने से क्यों दिक्कत होने लगी थी साथ में चलने का, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब हमने कहा कि मुझे हिसाब चाहिए तुम्हारे
सारे मिनिस्ट्री का, तुम्हारे डिपार्टमेंट का, बजट का, हर काम का हिसाब चाहिए, तो इन्हें दिक्कत होने लगी थी। ये नीतीश कुमार का आज का बयान है। तो ये डेफिनेटली बात है कि नीतीश कुमार जब वो खुद इंडिया गठबंधन के, आप समझिए कि सबसे बड़े कर्तव्यधारता थे, सूत्रधार नीतीश कुमार थे। अगर पूरे मोदी के साथ इस रोड शो में आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो आप इंडिया गठबंधन का भविष्य देख लीजिए कि पूरे देश में इसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा। रही बात दूसरी की अपोजिशन का, आप अगर जमीन पे जिस तरह से आप कैंपेन करते हैं, वो कैंपेन अगर आप सोशल मीडिया के मद्देनजर कर रहे हैं, आप टेलीविजन के हेडलाइन के लिए कर रहे हैं, जो अभी आप अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे होंगे, दिल्ली में भी उनका कैंपेन चल रहा है, और जब वाकई में एक कैंपेन आप जमीन पे देख रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री मोदी का जो कैंपेन है वो जमीन से जुड़ा हुआ कैंपेन है, जो लोगों के दिलों में उतरता है। आपने आज पश्चिम बंगाल के उस भावुक लम्हों को देखा था कि बीजेपी कार्यकर्ता कैसे क्राइंग कर रहे थे, कैसे वो रो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को अपने सामने में पाकर। ये लगाव होता है एक नेता का और एक नेतृत्व का, ये विश्वास होता है एक नेतृत्व का अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बीच के एक संवाद का। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जब इतने लाखों लोगों जो आज पटना के सड़क पे खड़े हैं, उनके साथ एक संवाद बनाते हैं, उनके साथ एक आंख मिलाते हुए, उनसे नजर मिलाते हुए, अपनी उस भावना को के सामने में रखते हुए और लोगों की उस भावना को स्वीकार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो ये नैरेटिव काम करता है। आप अगर हेडलाइन के लिए जो नैरेटिव दिल्ली में लिया जा रहा है, जो नैरेटिव आप ये देख रहे हैं अलग अलग यूपी के और बिहार के मंचों पे आप देख रहे हैं, वो नैरेटिव आपको हेडलाइन दे सकता है, वो अखबारों में थोड़ी सी जगह दे सकता है। विनोद जी, वही तो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगातार जो कारवां है वो तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन साफ तौर पर महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा सुनिश्चित इसमें नजर आ रही है। महिलाएं जिस तरह से नाचती गाती नजर आ रही है, हमने देखा कि अगर हम बीते 5 सालों की और बीते 10 सालों की बात कर लें, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर लगातार सरकार की कवायद हमेशा कारगर साबित हुई है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। अब की बार युवा, गरीब, महिलाएं, इनको सबसे ज़्यादा फोकस में रखा गया है। गौरव, अगर इस बात को देखें तो बिहार इसका ये पहला उदाहरण है। बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी थी तो सबसे पहला एक बिहार में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और नीतीश कुमार ने वहाँ 50% जो है रिजर्वेशन पंचायत में लोकल बॉडी इलेक्शन में किया था। और ये आधी आबादी का जो सबसे एम्पावरमेंट मिला है वो बिहार से मिला है। जब प्रधानमंत्री मोदी जो लखपति दीदी का एक वहाँ पे एक शुरू किए थे उस योजना को, तो आप ये देखिए कि बिहार में जो है वो ये लखपति दीदी में आज बिहार सबसे आगे है। और बिहार की जब आप बात करें तो उद्यमी महिला को रूप में आप देखें तो इस छोटे स्वयं सहायता समूह का अब वो जो आधी आबादी को उस एक मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। हम जैसा कि पोस्टर में भी देख पा रहे हैं कि गरीब, पिछड़ों, दलितों को अपना हक दिलाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया, इस तरह के बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि वो चीजें जो जमीन पे उतरते हुए लोगों ने देखा है कि उसमें एम्पावरमेंट की जब आप कहते हैं कि आधी आबादी का जो एम्पावरमेंट बिहार में है, वो शायद दूसरे राज्यों की अपेक्षा में बिहार अभी काफी आगे है। और यही महिला सशक्तिकरण की बात जब से बिहार में एक सामने में आई है, फ्रंट फुट पे है, तो आप ये देखिए कि तमाम पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो बिहार के थे वो सारे पीछे छूटते चले गए थे। ये पीछे इसलिए छूटते चले गए थे कि महिलाओं ने वहां लीड लिया था, और महिलाएं जब एक पॉलिटिकल इसमें नैरेटिव में लीड लेती है, तब वहां का नैरेटिव जो है वो सारे फेक नैरेटिव खत्म हो जाते हैं। वो उसका उदाहरण भी बिहार है। तो ये देखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं सीधे महिलाओं को जोड़ा है, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री का वो का स्कीम जो है जनधन स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री का आप ये देखिए ये आवास योजना हो, ये सारे योजनाओं में जो घर की मालकिन है वो महिलाएं बनी है। चाहे आप प्रधानमंत्री का ये सफाई योजना में, स्वच्छ भारत अभियान का योजना में देखिए, तो ये सारी योजनाएं डेडिकेटेड टू वुमेन रही है। और ये 50% की जो आबादी है, ये बड़ी आबादी जो बिहार की है, उसको लगता है कि इस देश में पहली बार जब महिलाओं को लेके जो एक सेंसिटिविटी जिसको आप कहते हैं कि
कि महिलाओं को क्या जरूरत है इसका किसी ने ख्याल रखा है तो वो मोदी है, जिसमें गैस कनेक्शन, उसके चूल्हे का भी इंतजाम रखा, उसके शौचालय की व्यवस्था भी रखी, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था भी रखी, उसके घर में बिजली और उसके सामने में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की व्यवस्था भी रखी। तो ये जो एक बार पहली बार देश आजादी के बाद अगर इस देश की मुख्य धारा और आधी आबादी का किसी भी नेता ने पहली बार अगर एक संजीदगी से सामने में रखा अपनी योजनाओं से तो प्रधानमंत्री मोदी है। इसलिए इस देश के आधी आबादी के वोट के डर से उस सारे पॉलिटिकल नैरेटिव जब फेल होता है तब ये इस तरह का एजेंडा चलता है कि हम 5,000 देंगे, हम 2,000 देंगे, हम 1,000 देंगे। ये हजार जो बरसता है वो इसी का डर है, जिसको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से अपनी आधी आबादी में जबरदस्त तरीके से अपनी जगह बनाई है, जो ये महिलाओं को आप सामने चलते हुए देखते हैं। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, दूर दराज के इलाकों की जब हम बात करते हैं जहां पर पहले सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, अब की बार क्या है वहां का समीकरण कि वहां तक जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं और जो लोगों तक पहुंचने की कवायद थी वो अब की बार क्या कुछ कह रही है और कितना अंतर नजर आया और कितना वहां पर जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई है? देखिए, अगर तस्वीर की बात करें तो बिहार की तस्वीर कहीं ना कहीं बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आती है, इसलिए कि हम जब बात करते हैं राजेंद्र सेतु की, महात्मा या फिर वैसे ब्रिज जो बरसों से जर्जर पड़े हुए थे, जो पटना को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से जोड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ब्रिज जो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है जिससे कहीं ना कहीं मोतिहारी बेतिया वाल्मीकि नगर की दूरी जो है वो सिमट दी गई, वो सेतु का निर्माण कराया गया। राजेंद्र सेतु जो बेगूसराय, सिमरिया, मोकामा के इलाके में है, दिनकर राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर, वहां पर 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है, डबल ब्रिज रेलवे का निर्माण कराया जा रहा है। सड़कों का जाल हम कह सकते हैं कि बिहार में 4 लेन के रूप में जो है वो बिक चुका है। तो ऐसे में जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार उस पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एक जमाना था जब बिहार में कुछ पार्टियां वो दूसरे लहजे की बात करती थी, अगर तो आज कम से कम प्रधानमंत्री मोदी की वजह से एक एजेंडा जरूर सेट हुआ है कि सत्ता और विपक्ष दोनों चाहे वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास बनाम विकास की लड़ाई जो है वो बिहार में दिखाई पड़ रही है। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग अगर अपने विकास कार्यों को गिनाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो नेतागण हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो भी अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने अमुक विकास का कार्य किया है, इसके आधार पर जनादेश किया जाना चाहिए। अगर हम रोड शो की बात करें गौरव, रोड शो आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले यह 1.5 से 2 किलोमीटर तक निर्धारित था, लेकिन जो खबर मिल रही है उसमें यह जो रैली है, यह जो रोड शो है, ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि ये फासला जो है गांधी मैदान तक यह चलेगा और सड़कों के दोनों किनारे अब हम जो है धीरे धीरे दमदमी से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कारवा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे में महिलाएं जो है वो चल रही हैं, महिलाओं का हुजूम भारी सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट और कोसी रेल ब्रिज से मिथिला क्षेत्र का कनेक्शन किए जाने को लेकर एक पंडाल बनाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेल्प किया जा रहा है। वैसे ही एक तस्वीर हम सड़कों पर देख पा रहे थे, जो धागे से, जो सुई धागे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर तैयार की गई है, जो बहुत ही अनोखी तस्वीर। तो कहीं मिथिला पेंटिंग की बाहर है, कहीं पर मधुबनी पेंटिंग से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मिथिला किचन का जो पान, मछली और मखान है, अच्छा बखूबी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत अभिनंदन में सड़कों पर हुजूम उमड़ा पड़ा है। और बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो बिहार की सियासत में यह जो रोड शो है, तो अभी तक जो बिहार की सियासत ठंडी पड़ी हुई थी, उसमें इस रोड शो ने जान फूकने का काम किया है और ये उम्मीद की जा सकती है। राजेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं महिलाएं यहाँ
नाचती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि युवाओं में बड़ा जोश नजर आ रहा है। कितना जोश और हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार तो पटना में बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा देखकर लगता है कि लोग इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसकी झलक ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पर मकान दोनों तरफ महिलाएं। चलिए राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरह से जो युवा हैं और जो तमाम यहाँ जनसैलाब नजर आ रहा है, आज का दृश्य तो बिल्कुल अद्भुत नजर आता है, क्योंकि चाहे घरों की छतों पर आप देख लें, खिड़कियों पर देख लें, दरवाजों पर देख लें, उसके बाद जो रोड है, सड़क है, वहां पर देख लें, लगातार हम देख रहे हैं कि जनसैलाब नजर आ रहा है और लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस स्वागत के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण है वो एक बार फिर से उजागर होती हुई नजर आ रही है कि जो भरोसा था वो सही था और आने वाले समय पर और ज्यादा भरोसा करेंगे। आम चुनाव के बाद तो और ज्यादा यहाँ पर जो विकास की बयार है वो बहती हुई नजर आएगी। विनोद जी, लगता है कि एक बातें तो छूट रही थी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जी थी। जी वो महत्वपूर्ण ये है कि आप रविशंकर प्रसाद को देखते हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में साथ में, और रविशंकर प्रसाद रामलला विराजमान के वकील रहे हैं। और रामलला विराजमान के वकील मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राम मंदिर अभियान की बात जब आप कहते हैं, उस संघर्ष की बात कहते हैं, तो रविशंकर प्रसाद उसके पहले वकील वही थे। अब बीजेपी में उसके बाद वो मंत्री भी बने हैं, बहुत कद्दावर नेता भी है, लेकिन उनकी पहचान वो राम मंदिर के साथ में है जी। तो रामलला के विराजमान को प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, अब सोचिए कि उस बिहार में उसका किस तरह का एक बना होगा जी। आप ये सोचिए कि बिहार में जिस तरह जब वहाँ के कार सेवा की बात हो रही थी, अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर का उस समय में संघर्ष चल रहा था, तो सबसे पहला वो बिहार के ही था अभियान की शुरुआत करने वाला, और उस अभियान की शुरुआत बिहार से ही हुई थी, सीतामढ़ी से। ये जानकी की भूमि भी है, तो जब ये सीता की भूमि से अगर इसकी एक शुरुआत हुई थी राम मंदिर निर्माण की और राम मंदिर संघर्ष अभियान की जब शुरुआत हुई थी, तो उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। आज उसके सामने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आप सोचिए कि बिहार के किसी भी घर से शायद ही कोई बाकी रहा होगा जो कोई अभी पहुंचा नहीं होगा उस राम मंदिर के दर्शन में और उस अयोध्या के उस भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या को देखने के लिए। और जब वो वापस आया होगा तो आप सोचिए कि कितने लोगों के बीच में उसकी भव्यता और राम मंदिर के निर्माण से लेके और राम लला के विराजमान के वहां पे होने की वो बातें बताई होगी। तो इस रोड शो में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उत्सुकता देख रहे हैं, वो राम मंदिर निर्माण का भी है। वो आप जो भव्यता देख रहे हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी है। वो जब आप भव्यता देख रहे हैं तो उस आयोजन में उस 500 साल के संघर्ष की गाथा भी है, जो एक तरह से एक नॉलेजमेंट है। वो जब आप इस तरह की लोगों की वो ललक देख रहे हैं तो पटना गवाह है उस संघर्ष का। पटना गवाह है भारत में अपने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की स्थापना का एक मूल स्वरूप में लाने का। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। जब पटना में प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका इतिहास जाने तो आप ये देखिए कि आजादी के बाद 1-2 बार सीपीएम के और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहाँ पे प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व किए थे, लेकिन लगातार वहाँ बीजेपी का और जनसंघ का यहाँ पे एक मजबूत पकड़ रही है और उस पकड़ को वहाँ लोगों ने बना के रखा है। अभी भी बिहार में अगर आप कहें तो पाटलिपुत्र और पटना साहिब का जो इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। सुशील मोदी को हम लोग अभी नहीं भूले होंगे। सुशील मोदी भी वहाँ एक बड़े लीडर वहाँ एक तरह से हुआ करते थे और काफी उनकी अच्छी पहुंच बनी रहती थी, लोगों के साथ जनसंपर्क था। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि बिहार में आप राम मंदिर का उस चीज को, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उस भव्य स्वागत का उस चीज को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिहार में विकास एक साथ में है, लेकिन बिहार में दूसरा मुद्दा जो है वो राम मंदिर भी है, जो लोगों के प्रत्यक्ष सामने में है। लोग वहां जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हुए हैं।
कामेश्वर चौपाल भी उसी बिहार से है, जो एक दलित है, जिनका जो स्थापना में, शिलान्यास में उनकी भूमिका रही थी। तो सब कुछ है। बिहार सिर्फ राम मंदिर सिर्फ एक यूपी का कनेक्शन नहीं है, उससे बड़ा कनेक्शन बिहार से है। जो बिहार में उसकी भागीदारी है, साधुओं का, संतों का, लोगों का, कार सेवकों का, नेताओं का, वकीलों का। तो जब इतना सब कुछ बिहार से है, तो आप उस समझिए कि उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मुद्दे को लेके बिहार के रूप में किस तरह का वो जोश और जज्बा है, जो आप लोगों को देखते हैं बालकनियों से, खिड़कियों से लोगों को झांकते हुए। तो प्रधानमंत्री की विकास की यात्रा में अगर वो सब कुछ साथ में जोड़े, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी एक बड़ी बात है। आर्टिकल 370 की बात आप कहें तो बिहार एक ऐसा एक स्टेट है जहां राष्ट्रीय मुद्दा सबसे ज्यादा प्रखर होती है। बिहार बहुत ही राष्ट्रवादी है, चाहे वो बिहार पे कितना भी आप जातिवादी का आरोप लगाएं, लेकिन जब देश का मुद्दा होता है, राष्ट्र का मुद्दा होता है, तो बिहार सबसे आगे होता है। वो फ्रंट पे खेलने वाला बिहार है। और जब अभी आर्टिकल 370 हटने की बात आई, तो आप बिहार का देखिए कि सबसे ज्यादा वहां उसका आपको रिस्पांस मिला होगा। और लोगों ने वहां बिहार के, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, आप उसके बाद जितने चुनाव हो, उसमें सबने बिहार में रिटर्न गिफ्ट बीजेपी को दिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि बिहार को जिस तरह से बदनाम किया जाता है जाति के नाम पे, बिहार को जिस तरह से बदनाम किया जाता है अन्य और चीजों के नाम पे, वो चीज अलग चीज है। लेकिन बिहार के लोग बहुत भावुक हैं। बिहार के मैक्सिमम जो यूथ है, आप उसमें चाहे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज या यूथ जो आपको ये मिलेंगे, सेना में मिलेंगे, जवान ये मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लेके, राष्ट्रीय मुद्दों को लेके बिहार में एक ललक है। और वो ललक जब आप देखते हैं तो पटना की सड़कों में देखते हैं, तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के वो एक मजबूत नेता के रूप में एक राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए उसको सामने में दिखता है। और घंटों घंटों खड़े हुए लोगों में वही राष्ट्रीयता है, वही राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर ललक है, जो इसका अल्टरनेट लोगों को बिहार में नहीं मिला है। उसके सामने में सिर्फ मोदी है, और यही ये भीड़ बताती है। जी विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, जैसा कि हमने बिहार की परिस्थितियों को पहले देखा और वहां पर इसे बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, बिहार पर खास फोकस रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को काफी उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। अब की बार के चुनाव में ये कितना बड़ा फैक्टर है, और बिहार के आज स्वास्थ्य की बात करें तो कितना बड़ा परिवर्तन वहां पर नजर आया है? लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा गौरव कि बिहार में चाहे रेलवेज की बात करें, रोडवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें या फिर वाटरवेज की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में बिहार में कई तरह के काम हुए हैं। सिमरिया बेगूसराय में आप देखें, नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, वो पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर। राजेश, ये भी चाहूंगा कि आप साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये जो आज का रोड शो है वो किन किन जगहों से होते हुए गुजर रहा है और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं। कि मैं तो आपको रोड शो की व्याख्या ही शुरू से कर रहा था गौरव, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि रोड शो जो निर्धारित जो स्थल था वहां से अब आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.2 किलोमीटर जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए, जो भीड़ का अभिवादन और अभिनंदन का जो जज्बा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निर्धारित स्थल जो ठाकुरबाड़ी मोड़ था, वहां से अब नाला रोड होते हुए गांधी मैदान की तरफ जो है आगे बढ़ चला है। और एक लंबा रोड शो काफिला डाकबंगला चौराहे से भट्टाचार्य मोड़, उसके बाद फिर मुहानी दलदली होते हुए, नाला रोड होते हुए हम ये जो काफिला है ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जो 1.2 किलोमीटर का जो फासला था गौरव, वह आप तकरीबन 3.5 किलोमीटर से ज्यादा का तय करेगा यह रोड शो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे जो पलक पावड़े बिछाए हुए लोग हैं, इनका एक खूबसूरत नजारा हम कहते हैं। और मैं उसे आपको बिल्कुल सजीव दिखाना और बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं सर हाथों में मोबाइल लिए हुए उनकी एक तस्वीर को कैद करने के लिए हर उम्र वर्ग की, चाहे वो लड़कियां हों, बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़ी माताएं हों, बुजुर्ग चाचा हों, ये तमाम लोग उनकी एक झलक पाने के लिए हाथों में मोबाइल लेकर उस दृश्य को, खूबसूरत विहंगम को मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार में सियासत से अलग
एक सामंजस्य जो है वह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सियासत चाहे जो भी हो, लेकिन जो सामंजस्य है, जो शालीनता है, जो विनम्रता है, बिहार में किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री को देखने सुनने, उनका अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए हैं, यह दिखाता है कि वाकई बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है। बिहार का वैशाली हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, दुनिया भर के मुल्क के लोगों की जननी है। और प्रधानमंत्री हमेशा जब बिहार आते हैं तो भिखारी ठाकुर को नमन करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हैं, वो चंद्रगुप्त बुद्ध और महावीर के बिहार का जिक्र करते हैं, आर्यभट्ट के बिहार का जिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश नारायण का जो बिहार है उसका वो जिक्र करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो गौरवशाली अतीत है, गौरवशाली अतीत की झलक एक बार फिर पटना की सड़कों पर देखी जा रही है। और लगातार पटना की राजेश, आपने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत अब जैसे केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, तो ऐसे में अब की बार ये कितना इम्पैक्ट है और इससे जो बिहार की जनता है वो कितना खुश नजर आई है? हेलो जी राजेश, कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला था, तो ऐसे में वहां की जनता, बिहार की जनता, क्योंकि आपने वहां पर तमाम क्षेत्र कवर किए हैं, तो ऐसे में वहां पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया? कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से नवाजे गए हैं और तौर पर कर्पूरी ठाकुर बिहार की धरोहर है और बिहार की धरोहर कहीं सबकी एक पहचान रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान देने का काम किया, उनको भारत रत्न देने का फैसला किया, इससे जो गरीब गुरबा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनमें काफी खुशी देखी गई। और शायद यही वजह थी कि जब भारत रत्न लेने के लिए उनके जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के सांसद हैं, वो जब वहां पर पहुंचे राष्ट्रपति भवन के सभागार में, तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। और ये मानव और आज गरीब परिवार से आने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का काम किया। इसकी सराहना चारों तरफ हम कह सकते हैं की जा रही है। और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने की बात जब कभी की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके यहाँ जरूर बताने की कोशिश करते हैं कैसे हमने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, कैसे डॉक्टर भगवान लाल सहनी जो बिहार से आते हैं उनको ओबीसी कमीशन का चेयरमैन उन्होंने बनाया था। अभी हंसराज अहीर ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं, लेकिन अपनी 2019 की सभाओं में पीएम मोदी ये बताते थे कि हमने ओबीसी कमीशन को कैसे संवैधानिक दर्जा दिया और डॉक्टर भगवान लाल सहनी को पहला जो बिहार से आते हैं। और कहीं न कहीं ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए जो भारत सरकार का प्रयास है, उस प्रयास का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जरूर करते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा, बिहार जो है संस्कृत पर चाणक्य की भूमि है, महावीर और बुद्ध की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। जिस जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का काम किया, पूरी परिस्थितियों को बदलने का काम किया, उसी क्षेत्र की भूमि पर आज प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल। और जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए राजेश की, जैसे जैसे काफिला और आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो संख्या बल है वो भी और तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्घोष करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जोरदार ये रोड शो नजर आ रहा है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर किस तरह से लोग यहाँ पर व्याकुल हैं प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, अद्भुत ये तस्वीरें हैं, अलौकिक ये तस्वीरें। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। सड़क के दोनों किनारे हों या खिड़कियां हों या इसके अलावा लोग
छतों पर भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जोरदार ये पूरा रोड शो होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ विनोद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हम लोग राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे थे और उसको हमने कनेक्ट करने के, जैसे कि बिहार हम जानते हैं कि माता सीता की धरती भी इसे कहा जाता है। सीतामढ़ी में 20 मई को यहाँ पर चुनाव होना है। ऐसे में अब की बार ये चुनाव कितना बड़ा बदलाव लेकर वहां पर सामने आएगा और कितनी बड़ी जीत यहाँ पर नजर आ सकती है? गौरव, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो सवाल आपने राजेश को पूछा था, मैं थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सिर्फ एक नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में अगर एक आदर्श नेता के रूप में, बिहार के आदर्श के रूप में आप रखेंगे 2-4 लोगों में, तो कर्पूरी ठाकुर भी एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का उस गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर को भारत के मुख्यधारा के साथ साथ भारत के जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको भी एक परिचय कराना था। ये इस देश में ये सवाल पूछने वाला है कि भाई, ये समाजवादी पार्टी के लोगों या जो आरक्षण की बात और गरीब पिछड़े दलितों की करने वाले बात लालू यादव हो, वो लगातार यूपीए के 10 साल के शासन में ये लोग चाबी रखने वाले लोग थे कि अगर चाबी देंगे तो सरकार चलेगी, अगर चाबी निकाल लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। किसी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की बात क्यों नहीं की? किसी ने इस, चाहे वो समाजवादी यूपी के हो, क्यों नहीं इस गरीब के, और जो पहली बार आरक्षण लेके पिछड़ों का लेके कर्पूरी ठाकुर मुंगेरी लाल के कमीशन बना के उन्होंने पहली शुरुआत की थी, जो मंडल कमीशन से पहले का था, जो गरीबों को हक दिलाने के लिए आगे बढ़ा था, उसको कभी भारत रत्न दिलाने की बात क्यों नहीं की थी? तो ये बेईमानी पकड़ी गई थी। और नरेंद्र मोदी ने जब उनको भारत रत्न से सम्मान मिला था, तब पहली बार इस देश के पिछड़ों को, उस दलितों का एक स्वाभिमान का एक जवाब उसको ये मिला था कि उसके कर्पूरी ठाकुर, उस गुदरी के लाल को भी देश ने सम्मानित किया है, देश ने उसको रिकॉग्नाइज किया है उनके मरने के बाद भी। तो ये बड़ी बात थी। वो कर्पूरी ठाकुर की बिहार में शख्सियत थी कि आज अगर लालू यादव जो अपना एक परिवार चला रहे हैं, वो कर्पूरी ठाकुर उनसे पहले 2 बार चीफ मिनिस्टर हुए थे और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में आने नहीं दिया था। वो कर्पूरी ठाकुर थे जो उसी समस्तीपुर से आते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर थे जो अपने लिए एक घर नहीं बना पाए। वो अपने मरने के बाद भी उनका झोपड़ी का एक घर रहा और आज आलीशान बंगले लगभग हर मेट्रो में लोगों के पाए जाते हैं, नेताओं के पाए जाते हैं, समाजवादियों के पाए जाते हैं। तो उन सारे समाजवादियों के लिए कर्पूरी ठाकुर वो आदर्श है, वो मॉडल है। तो उस मॉडल को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया था, जो देश को एक गौरव करने की बात थी कि हमारे देश में ऐसे गुदरी के लाल भी हुए हैं, वो कर्पूरी ठाकुर रहे हैं जिन्होंने सच में गरीबी को जिया और गरीबों के हक के लिए लड़ा। वही नरेंद्र मोदी है जो सच में गरीबी को जिया और गरीबी के हक के लिए सामने में खड़ा है। और आज देखिए विनोद जी, वही आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं कि 25 करोड़ जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। डेफिनेटली गौरव, ये बात आपने बिल्कुल सही इसमें जोड़ा है। और वो गरीब के जो करने वाला जो नेतृत्व खड़ा है आज, जो गरीबी से पल के आया, गरीबी में बढ़ के आया और जिसने गरीबी देखी है, वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया। और वो गरीब का, वो एक साधारण परिवार से आने वाला नरेंद्र मोदी पे जब आप नैरेटिव लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण का ये खत्म हो जाएगा, तब शायद आप पे लोग मजाक करते होंगे कि ये नरेंद्र मोदी है जो आपके अपनी 5 गारंटी में कहता है कि हम कभी आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, न उसे हम छूने देंगे। तो लोगों को यकीन होता है। ये बात मैं इसलिए जोड़ता हूँ। दूसरा सवाल पे आपका सीतामढ़ी पे आता हूँ कि देखिए, ये मिथिला का भी पूरा सीतामढ़ी से लेकर नेपाल का वो तराई क्षेत्र रहा है, जहाँ जानकी का नाम से ही लोग अपने को एक पहचान जोड़ते हैं। हम जब कहते हैं कि हम राजा जनक के उस भूमि से आते हैं, तो हमारी एक पहचान मिथिला और जानकी से होती है। और जब उस पहचान से होती है और जब प्रभु राम की अयोध्या में आज विराजमान होती है, भारत का वो तत्व जगह है, भारत का जब वो पुरुषत्व जगह है, तो मिथिला और वो सीतामढ़ी किस तरह से पीछे रह जाएगी। तो ये सोचने की बात है कि राम मंदिर के वहां प्राण प्रतिष्ठा रामलला के आने के बाद इन सारे इलाकों में एक जो चेतना जगी है। अब आप देखिए कि सीतामढ़ी में जानकी का भी मंदिर की शुरुआत होने लगी है और वो लगभग पंडोरा धाम, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ
शुरुआत लगभग हो चुकी है। तो भारत ने अपने सनातन ने अपने पुराने उस स्वरूप को अब पाने लगा है, लोगों में एक गर्व की अनुभूति होने लगी है। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तब पता चलता है कि एक सांस्कृतिक चेतना का जब जी। एक स्वरूप इस दौर में बन के आया है, तो उसके प्रतीक नरेंद्र मोदी है, जो जी। विकास के साथ में विरासत को भी संभालना जानते हैं। बिल्कुल। इसीलिए और जी। राम मंदिर भी है, बिल्कुल तो वो विनोद जी, सारा यही विकास भी तो है। विकास के साथ साथ विरासत को जो संभालने की कवायद है, वही हम देख रहे हैं कि लगातार और बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यही है जिससे लोगों का जीवन बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नियत भी है, नीति भी है, और इसीलिए लगातार जो नियति है वो बदलती हुई लोगों की जिंदगी में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और राजेश राज आपका हमसे जुड़ने के लिए।